इतिहास के जानने वाले हैं, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय राम शरण अनुरागी साहब। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। साथियों, तथागत गौतम बुद्धा, संत कबीर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, वीरांगना झलकारी बाई को नमन करते हुए, आज बहुजन मुक्ति पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा आपके ग्राम पंचायत में है, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे माननीय छेदीलाल आर्य जी, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए और मंचासीन हमारे इस परिवर्तन यात्रा की नेतृत्वकर्ता माननीय अशोक वर्मा जी, जो कि बुंदेलखंड जोन प्रभारी हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है ये परिवर्तन यात्रा? क्या है इसका मकसद और क्या है इसका उद्देश्य? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी की 5 यात्राएं निकल रही हैं। साथियों, उन्हें में से यह जो परिवर्तन यात्रा है, ये बुंदेलखंड जोन स्तरीय परिवर्तन यात्रा है। इस यात्रा का आज 14वां दिन है। 14 दिन होने जा रहे हैं इस परिवर्तन यात्रा को। यह परिवर्तन यात्रा चित्रकूट जनपद के मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से 14 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुई है और आज निरंतर बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उन पर होते हुए आज आपके बीच में है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम लोगों को भी परिवर्तन की जरूरत है। अभी हम लोगों ने, जब से हम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला, हमारे समाज को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, तब से आज तक अगर देखा जाए, इस बहुजन समाज की जो दयनीय स्थिति थी उस पर कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत जो कुछ हमारे समाज में मिला था, हक और अधिकार, वो दिन प्रतिदिन निरंतर खत्म करते चले जा रहे हैं और उन पर कोई विचार विमर्श करने के लिए, कोई सभा करने के लिए, कोई पंचायत करने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां साथियों आज तैयार नहीं हैं। बहुजन समाज की जो भी पार्टियां हैं वो भी चिड़ी चुप होकर बैठी हुई हैं। साथियों, आज इस बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से गांव-गांव में जाकर, बहुजन समाज के बीच में जाकर ये बताने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जागो, जागने की जरूरत है। बहुत भयंकर समस्या आने वाली है इस बहुजन समाज में। इतिहास के माध्यम से बताया जाता है, इस बहुजन समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अर्थात अधिकार वंचित ये समाज है। आज हमारे महापुरुषों ने लड़ झगड़ कर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जो थोड़ा बहुत अधिकार दिए थे साथियों, उन पर भी मनुवादी लोगों की नजर लग गई है और हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। साथियों, ये बात मीडिया के माध्यम से और कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है कि आप तक ये जानकारी दी जा सके। तो मैं अपनी बात को बहुत लंबा न करके आपसे एक निवेदन और गुजारिश करूंगा, इस पार्टी के माध्यम से जो भी बातें बताई जाएं उसको ध्यानपूर्वक सुने और अपने दिमाग में मनन करें और तर्क के आधार पर उसको माने, क्योंकि आज जो भी परिस्थितियां हैं बहुत विषम परिस्थितियां हैं और आने वाले दिनों में जो कानून ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि मैं उन पर बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता। साथियों, मैं ये बता सकता हूँ, ये जरूर जानता हूँ कि उन कानूनों का जो दुष्परिणाम होगा वो बहुजन समाज को 100% गुलामी की ओर ले जाने के कानून है। साथियों,
हमारे समाज को जानकारी है लेकिन समझदारी नहीं है। जानकारी होना और समझदारी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे आदमी को जानकारी है कि 100 जूता इधर पड़ेगा, जानकारी है लेकिन समझदारी नहीं है, वो जा रहा है। तो समझदारी निर्माण करने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी गांव-गांव में पूरे देश के 6 लाख गांव में जाने का कार्यक्रम चला रही है। साथियों, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये जागरण और महाजागरण कार्यक्रम आपके बीच में है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए पुनः उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राम शरण अनुरागी साहब। साथियों, आप लोगों के बीच में बुलाइए साथियों माननीय छेदीलाल आर्या विधानसभा अध्यक्ष गरौठा बहुजन मुक्ति पार्टी, आपसे निवेदन है आप भी अपने 2 शब्द रखें। माननीय छेदीलाल आर्या जी। हेलो, समस्त बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं हमारे माननीय पदाधिकारी और समस्त भाई और बहनों, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमें राजनीति करने से कुछ नहीं, हम तो समाज के उत्थान के लिए ही ये कार्य से जुड़े हैं कि अपना समाज कहाँ जा रहा है। हम लोग जिसके बलबूते पे थे वो पार्टी आज हमारे दुश्मनों से मिल गई है, इसलिए हमें भविष्य का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि ये जो बहुजन मुक्त पार्टी है ये सभी लोगों की है। सिर्फ 15% छोड़ के हम सभी 85% लोग इसमें जुड़ेंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि हम 15% वालों को कभी नहीं शामिल करेंगे। और हमारी पार्टी का एक और उद्देश्य है, जैसे कि अन्य पार्टियों ने जो जुमला दिया था कि हमारे आने के बाद हम 15 लाख रुपए देंगे या कुछ और देंगे, तो हमारी पार्टी ये है कि जो भी घोषणाएं करेगी वह 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हर नागरिक को देगी। 100 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देगी। यदि हम वो वादा पूरा नहीं करते हैं तो हम सभी एक एक नागरिक कोर्ट से पैसा मांगने के हकदार रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम जिस तरह जा रहे हैं उसको देखो तो जरा समझो कि हमारा जब पूरा अस्तित्व खत्म हो गया तो हम कहाँ जाए और अपने समाज को सुधारने की कोशिश करो। अभी मैं इतना तो राजनीति में जानता नहीं हूँ, 1 ही महीना हुआ है आपसे जुड़े हुए और थोड़ा थोड़ा संघर्ष कर रहा हूँ कि समाज को इकट्ठा करें और समाज जहाँ तक हो एकजुट हो तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय छेदीलाल आर्या साहब, विधानसभा अध्यक्ष गरौठा बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, बड़े देर से आप लोग तसल्ली में बैठे हैं और जिसको आप सुनने के लिए बैठे हैं माननीय अशोक वर्मा साहब, बुंदेलखंड प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। आप इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं और हमारे साथियों का मार्गदर्शन करें और झांसी गरौठा विधानसभा और मरोरी में आज आपका कार्यक्रम है। मरोरी विधानसभा के, गरौठा विधानसभा के मरोरी ग्राम के जितने भी वासी हैं इन सभी के तरफ से आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और हमारे साथियों का मार्गदर्शन करें। बहुजन मुक्ति पार्टी जोन प्रभारी माननीय अशोक वर्मा, उत्तर प्रदेश। साथियों, सभी को जय भीम,
जयमूल निवासी, आज यात्रा का 14वां दिन है और ये यात्रा झांसी जिले में करोठा विधानसभा, कौन सा गांव है, मडोरी गांव में जो यात्रा आई है, इस यात्रा का जो पहला सत्र का कार्यक्रम चल रहा है 14वें दिन का, उस कार्यक्रम में आप लोग आकर बैठे हैं। इतनी धूप में, गर्मी भी है, फिर भी आप लोग बैठे हैं और इस यात्रा में सहभागी हो रहे हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, पीड़ा हमारी है तो संघर्ष भी हमें करना होगा। हम कोई तमाशा दिखाने के लिए यहाँ नहीं आए, हम डमरू बजाने के लिए नहीं आए। हमारी समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि अगर हम अपने समाज में जाकर के अपने समाज की जो पीड़ा है, उनकी समस्याएं हैं, अगर उन बातों को लेकर बैठते हैं और उसमें आपस में सलाह मशवरा करते हैं तो एक अच्छा रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा पूरे बुंदेलखंड में निकाली जा रही है और हम लोग पूरी जिम्मेवारी के साथ इस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये जो काफिला आगे बढ़ रहा है, उस काफिले में लोग सम्मिलित होते जा रहे हैं। आप तो यहाँ पर है ना, हम पीछे से आ रहे हैं देखते हुए। तो क्योंकि ये समस्याएं इतनी हैं और हमारे लोगों के पास कोई समाधान नहीं है, वो समाधान खोजने की दिशा में अगर हम चर्चा करेंगे तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जिससे हम लोगों को समझ में आए कि हमें कुछ करना चाहिए। जब आप पूरे मनोयोग के साथ काम करते हैं तो लोग भी आपका साथ देंगे और प्रकृति भी आपका साथ देगी। अभी थोड़ा धूप थी, अभी थोड़ा ठंडक हो गई है ना, चेंज हुआ। हाँ, तो साथियों, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा जागरण और महाजागरण का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के आए। जागरण का मतलब आप रोज सोते हैं, रोज जागते हैं। कभी ये मत सोच लेना कि अरे हम तो रोज सोते और जागते हैं फिर भी कह रहे हैं हम आपको जगाने आए हैं। ये जो हमारा समाज है, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, हमारा ये समाज हजारों साल से सो रहा है। अपने हक और अधिकारों के प्रति उसके अंदर चेतना अभी पैदा नहीं हुई। जो चेतना पैदा की गई वो कुंद हो गई, उसकी धार कुंद हो गई है। उसको धार लगाने का काम हम लोग करने के लिए आए, क्योंकि समाज के अंदर आज बहुत बड़े स्तर पर जो है असंतोष पैदा हो गया है। जिन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमारे लोगों का विश्वास था, आस्था थी, जिन नेताओं के ऊपर, उन नेताओं ने समाज को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है और आज हमारे लोग उसी स्थिति में जी रहे हैं और इस नर्क भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर कर दिया गया और उसमें हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी भागीदार हैं। तो साथियों, इस देश के अंदर अंग्रेजों ने को भगाने के लिए इस देश में आजादी का आंदोलन चलाया गया और उस आजादी के आंदोलन में हमारे देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जो किसान और मजदूर है, इन लोगों ने इस आजादी के लिए लाठियां खाई, गोलियां खाई और जेल गए। जेल ही नहीं, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए कि इन अंग्रेजों की गुलामी से, इन गोरों की गुलामी से हम आजाद हो जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, ये गोरे चले गए और जो आंदोलन कांग्रेस के माध्यम से चलाया जा रहा था, वो आंदोलन गांधी जी नेतृत्व में थे,
गांधी जी को जब सत्ता हस्तांतरण हुई भारत में, तो गांधी जी ने उस अपने वीटो पावर को लगा करके इस देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो प्रथम प्रधानमंत्री बनाया और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान इस देश को सौंपा गया, जिसके शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को भारतीय संविधान में अधिकार संपन्न किया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लोकतंत्र लागू हुआ और हमारे लोग एक नई दिशा में सफर करने के लिए तैयार हो गए। लोकतंत्र के लिए संकल्पनाबद्ध जो हमारे देश का दस्तावेज है, जो पवित्र पुस्तक संविधान है, उस संविधान को इस देश के अंदर आज तक लागू नहीं किया गया। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से जो सरकार बनी, उन लोगों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र को लागू करने की बजाय इस देश के अंदर उन्होंने लूट तंत्र लागू कर दिया। लोकतंत्र की जगह लूट तंत्र लागू कर दिया और आज आपको कहीं भी लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ लूट तंत्र दिखाई दे रहा है। जिधर भी जाओ लूट मची हुई है। डिपार्टमेंटों में जाओ, अलग अलग जगहों पर जाओ, कोई भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट पे बैठा हुआ कर्मचारी है, जो सरकारी सैलरी लेता है, वो जनता का नौकर है, लेकिन वो अधिकारी बन गया। वो हमारे लोगों को दाड़ा मारता है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कर दूंगा। क्यों? हमारे लोगों के अंदर अभी वो समझदारी पैदा नहीं। ये जो सरकारी सैलरी लेकर के बैठा हुआ जो बाबू है, जिले का जो कलेक्टर है, ये सरकार का बहुत बड़ा बाबू होता है। बड़ा बाबू होता है, क्लर्क होता है। हमारे लोग कहते हैं कलेक्टर है। कलेक्टर नहीं, बड़ा बाबू है। वो भी पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट मतलब जनता का नौकर है, लेकिन हमारे लोग उसको एहसास नहीं कराते। क्यों? क्योंकि हमारे लोग अपने अधिकारों के प्रति खुद भी जागृत नहीं हैं कि मुझे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। इसलिए साथियों, इस देश के अंदर जो संविधान लागू हुआ, तो संविधान की लोकतंत्र की जगह लूट तंत्र लागू कर दिया गया। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र रखने का अधिकार दिया। जिनको अछूतों की जिंदगी जीने के लिए इन ब्राह्मणवादी लोगों ने, इन मनुवादी लोगों ने जानवरों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। बाबा साहब ने कहा, ए मेरे लोगों, मैंने तुम्हारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, तुम्हारे लिए संपत्ति के दरवाजे खोल दिए, तुम्हें राज करने का अधिकार दिया, और उस राज करने के अधिकार में मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जनता को सुप्रीम बनाया, लोगों को नहीं, जनता को सुप्रीम बनाया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, इस देश की संसद सुप्रीम नहीं है, इस देश की संसद सुप्रीम नहीं है, इस देश की जनता सुप्रीम है। और वो जनता को अधिकार दिया कि तुम जब चाहो बड़ी सी बड़ी सरकारों को नीचे गिरा सकते हो और ऊपर उठा सकते हो। तो किसको पावर दिया? जनता को दिया। क्या जो वोट का अधिकार महापुरुषों ने दिया, संविधान ने हमारे लोगों को अधिकार दिया, क्या हम लोगों ने उसकी ताकत को समझा? नहीं समझा। इन मनुवादी पार्टियों ने इसकी ताकत को समझा, इसके रस को समझा, और इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। क्योंकि ये जो तलवार है, ये एकधारी तलवार है। ये सिर्फ हमेशा जब आई और चलने लगी तो ये नीचे को ही चलती थी हमारे लोगों पर। इस बात को हमारे लोगों ने समझा नहीं कि इस हथियार का प्रयोग कैसे किया जाए। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, अधिकार दिया। इस कांग्रेस और गांधी के माध्यम से, जो गांधी के चेले चाटे थे, वो नेहरू के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को दफना दिया गया जमीन के अंदर, और जो ऊपर से मिट्टी डाल दी।
इस देश के अंदर एक मसीहा पैदा हुआ जिसका नाम बहुजन नायक काशीराम है। काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित करके इस आंदोलन को तेज किया। और ये जो एक धारी तलवार थी इसमें धार लगाने का काम शुरू किया। तो बहुजन नायक काशीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ए लोगों, तुम्हारी जितनी संख्या है इस लोकतंत्र में तुम्हारी उतनी हिस्सेदारी है। अपनी हिस्सेदारी को पहचानो। एससी के लोगों की इतनी हिस्सेदारी है, ओबीसी के लोगों की इतनी हिस्सेदारी है, माइनॉरिटीज की इतनी है, एसटी की इतनी है। सबकी अपने संख्या के अनुपात में अपनी हिस्सेदारी को पहचानो। तो उसके पहले उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। काशीराम साहब कहते थे कि इस देश में अगर मेरे लोगों का विकास करना है तो मुझे इस देश के अंदर मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। वो सरकार बने जो बैसाखी पर टिकी हो, कि अगर हम धक्का जब लगा दें तो वो भरभरा करके गिर जाए, क्योंकि मजबूर सरकार लोगों का काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। जो मजबूत सरकार होती है वो किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये जो मनुवादी पार्टियां जो सिस्टम में हैं और थी, इनकी सरकारें बनती थी। इसलिए काशीराम साहब कहते थे कि मुझे इनकी मजबूर सरकार चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की 92 में 13 दिन की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की गिर गई थी। उस समय पर एक वोट से सरकार गिर गया। पार्लियामेंट में एक वोट से अटल बिहारी देश का जो प्रधानमंत्री था उसको नीचे लेकर आ गए। ये है ताकत। तो ये बातों को समझने की जरूरत है। बहुत सीरियस बातें बता रहा हूँ। ये कुर्ता पैजामा देखकर ये मत समझना नेताजी आए, हम लोग जागरण करने के लिए आए। ये मेरे भोले शंकर लोगों, जागो, तुम्हारे अधिकारों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका विकास कभी भी होने वाला नहीं है। अपने विकास के लिए स्वतः खड़ा होना होगा और संघर्ष करने के लिए साथ चलना होगा। तो इसलिए साथियों, इन मजबूर सरकारों, जो मजबूत सरकारें थी, काशीराम साहब ने नारा दिया और इन सरकारों को मजबूर किया। और जब सरकारों में हिस्सेदारी आई तो उन सरकारों में हिस्सेदारी लेकर के उन्होंने मजबूर सरकारें बनाई। तो जो तलवार ऊपर को नीचे को चलकर काटती थी, जब उन्होंने दो धारी बना दिया तो वो ऊपर को चलने लगी और ऊपर भी काटने लगी। जब जैसे ही ऊपर काटने लगी तो इन मनुवादियों ने क्या सोचा, अरे ये जो ऊपर को काटती थी, ये नीचे को जो काटती थी, ये अभी ऊपर को काट रही है। इसका मतलब संकट गहरा हो गया, जागृत हो रहे। तो इन मनुवादियों ने अपनी पार्टी के माध्यम से अपने नेताओं को तैयार किया और हमारे समाज में जो बहुजन समाज में नेता तैयार किए गए, उन नेताओं को हाईजैक करने का कार्यक्रम चलाया और हमारे लोगों की पार्टियों में घुसपैठ करने का कार्यक्रम किया। जो घुसपैठ करने का कार्यक्रम किया तो वो अंदर जाकर के हमारी पार्टियों का सत्यानाश कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि नेवला और सांप एक जगह पर नहीं रह सकते, क्योंकि सांप का कैरेक्टर होता है वो पहले चूहे को खाता है और इसके बाद चूहे के बिल में जाकर के घर बनाकर आराम करता है। बाबा साहब कहते हैं कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकती, क्योंकि इन मनुवादियों ने हमारे समाज को भेड़ बकरियों में तब्दील किया हुआ है हजारों साल से, और हमारे लोग गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। आज जाति के नाम पर पीड़ित हैं हमारे लोग, आर्थिक रूप से पीड़ित हैं, सामाजिक रूप से पीड़ित हैं, शैक्षणिक रूप से पीड़ित हैं, राजनीतिक रूप से पीड़ित हैं। आज भी ये व्यवस्था का जो सेंटर है, उस व्यवस्था के सेंटर में आज भी हमारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अछूत हैं। व्यवस्था से बाहर, उनको जो व्यवस्था के अंदर चले गए थे, उनको व्यवस्था से बाहर खदेड़ने का काम अभी निरंतर चालू कर दिया गया। इतना खतरनाक मामला है।
इस तरीके से जो व्यवस्था के अंदर जाने की व्यवस्था हमारे पुरखों ने की, उस व्यवस्था से खदेड़ने का काम हमको किया जा रहा है और व्यवस्था से खदेड़ करके इन हालातों में लाकर खड़ा कर दिया कि आज हमारा जो समाज है वो प्रतिकार करने लायक नहीं रह गया, प्रतिकार विहीन बना दिया गया। ये देश में जाति के नाम पर इतने जुर्म किए गए और वो जुर्म इतने ज्यादा हो गए कि हमारे लोगों को हजारों साल से एक ही काम सिखाया गया, मेहनत करो, मेहनत करो, शरीर से काम करो, दिमाग से काम मत करो। आज भी हमारे लोगों का मैं देखता हूँ, शरीर ज्यादा चलता है, दिमाग शून्य रहता है। शरीर ज्यादा चलता है, दिमाग शून्य रहता है। इतना चलता है कि वो खाना खा रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है और बच्चे बना रहा है, बस इतना ही उसको चलता है। तो वो क्या कहता, अरे मेरे से ज्यादा जानकार आदमी कौन है, मैं सब जानता हूँ। समझ लेना कुछ भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हजारों साल से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाति के आधार पर जो हमारे लोगों ने पीड़ा सही, उस गुलामी में हमारे लोगों का दिमाग चलने नहीं दिया गया। हमारे लोगों के दिमाग में जंग लगा हुआ है और उस जंग को छुड़ाने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बीड़ा उठाया है कि इस जंग को, समाज में जो जंग लगा उसको हम छुड़ाने का काम करेंगे। बहुजन नायक काशीराम साहब ने कुछ जंग छुटाया था, उसको छुड़ाया था। उस जंग जब जितना ज्यादा छूटा लोगों से, उतनी चमक पैदा हुई कि नहीं? जितना जंग छुड़ा दिया था लोगों से, उतनी चमक आ गई थी। और जिन लोगों को ड्यूटी पर लगाया था कि अभी तुम जंग छुड़ाना, इस समाज के दिमाग में जो लगा है इसकी चमक बढ़ती चली जाएगी, उन लोगों ने पसीना बहाने से और कुर्बानी देने से पीछे हट गए। और फिर समाज के दिमाग में जंग लग रहा है, क्योंकि जो जिनको लायक बनाया गया था वो इतने लायक नहीं थे। उन्होंने अपनी लायकी को सिद्ध कर दिया कि हम सबसे बड़े नालायक हैं, हम व्यवस्था पे पहुंच गए, हम बड़े नेता बन गए, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई। आप लोगों ने क्या किया? जो जिम्मेदारी महापुरुषों ने लगाई उससे आपने भागने का काम किया। और समाज, जो ये मनुवादी पार्टियां हमारे समाज को भेड़ बकरियों की तरह चराने का काम करती हैं, उसी का वही काम आप लोगों ने भी काम शुरू कर दिया। इस देश के अंदर जितनी ज्यादा पीड़ा हमारे लोग जाति के आधार पर सहते हैं, दुनिया में कहीं जाति नहीं है, दुनिया में कहीं जाति नहीं है। दुनिया में दो वर्ग है, एक गरीब है, एक अमीर है, दो वर्ग हैं। लेकिन यहाँ गरीब के साथ साथ अमीर भी है, गरीब भी है, और गरीबी और भुखमरी से जो पीड़ित है, इसके बाद वो जाति से भी पीड़ित है। चूड़ा चमार, तेली तंबोली, नौवा धोबी, पासी, अहिर, गड़रिया, भुंजवा, लोहार, कार आज भी अपनी जेलों में बंद है। एक जाति दूसरी जाति के साथ वैमनस्यता रखती है, दूसरी जाति पर अविश्वास रखती है, और वो आपस में भाईचारा पैदा करने का काम नहीं करते। इस देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो सबसे ऊपर है इस व्यवस्था में जाति के, इन लोगों ने जातियों का निर्माण किया अपने स्वार्थ के लिए। अगर जातियां हमारे पुरखों ने बनाई होती तो क्या वो हमारे लोगों को, अपनों को नीच बनाते? नहीं बनाते। नीचे रखते? नहीं रखते। इस जाति व्यवस्था में सबको जूते पड़ रहे हैं। जो ऊपर बैठा हुआ ये मनुवादी है, ये सबको जूते मार रहा है। किसी को 10 जूते मार रहा है, किसी को 5 मार रहा है, किसी को 10 मार रहा है, किसी को 20 मार रहा है, किसी को 40 मार रहा है। सबको जूते पड़ रहे हैं। तो इस देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोगों से हम तुमसे बड़े हैं, अबे तुझे भी जूते मार रहा है। ये है कि तुझे 10 पड़ रहे हैं। जो व्यवस्था में अछूत है, वर्णा सिस्टम में, उसको 40 पड़ रहे हैं। जूते तुम सभी खा रहे हो, लेकिन आपके अंदर भ्रम पैदा हो गया कि हम बड़े हैं। ये जो असमानता का भ्रम इन मनुवादी पार्टियों ने इस देश के अंदर, समाज के अंदर जो घोला गया, उस घोल को और आगे ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे लोग आज इकट्ठा नहीं होते। क्यों? वो चेतना नहीं है। इनको बचपन से सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है पता है?
हमारा बेटा बाबू बनेगा, कर्मचारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, बाबू बनेगा, नौकरी करेगा, यही सोचता है। जब भी हमारे समाज में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके घर के लोग और उसकी माँ कहती है ये नौकर बनेगा, नौकरी करेगा। कभी मैंने किसी माँ के मुंह से ये अभी तक नहीं सुना कि मेरा बच्चा इस देश का राजा बनेगा। अरे रोटी खाना है तो जिंदगी में नौकर ही क्यों बनना है, राजा बनकर भी रोटी खाई जा सकती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को जो अधिकार संवैधानिक दिया, अगर हमको रास्ता दिया, तो क्या हमारे लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए हम समाज में काम नहीं कर सकते? क्या हम देश नहीं चला सकते? चला सकते हैं, हमारे अंदर वो योग्यता है, लेकिन उस योग्यता को हमने कभी आगे आने नहीं दिया। इनके अंदर हिचक है, डर है, इस डर को निकाल दो। ये डर ही हमारे लोगों की गुलामी का कारण बना हुआ है। आज हम अपनी मर्जी से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए इन बातों को समझने की जरूरत है। किसी माँ ने नहीं कहा कि मेरा बेटा देश का राजा बनेगा। क्यों? ये नौकरी करने की और गुलामी करने की जो दिमाग में बात है, ये हजारों साल से इन मनुवादियों ने हमारे लोगों के साथ गुलामी करवाई। वो गुलामी आज भी हमारे नसों में और खून में दौड़ रही। इसीलिए उन लोगों ने इस व्यवस्था के तहत हमारे लोगों को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर किया हुआ है कि अगर ये खाना खाएगा, इसके पास अच्छा पैसा आएगा, तो ये मोटा हो जाएगा, और जब ये मोटा हो जाएगा तो ये मेरी बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिए इनको इतना दो खाने को, ना ये मरे न मोटा हो, ना ये मरे न मोटा हो। इस पे इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये चुनाव के समय बैलेट बॉक्स तक जा करके, चुनाव में बूथ तक जा करके वहां वोट डाल सके और वोट डाल करके वापस आ जाए बस, और हमको राजा बना दे। क्योंकि राजा तो वोट डालने से बनेगा ना। पहले राजा रानी के पेट से होता था, तो रानी का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो रानी के पेट से राजा नहीं, अब राजा पेटी से पैदा होता है, बैलेट पेपर से पैदा होता है। तो साथियों, ये बात समझने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं इस परिवर्तन यात्रा में, उन सब मुद्दों पर मैंने आपसे कोई ज्यादा विशेष बात नहीं की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो बोलने का है, मैंने जब व्यवस्था यहाँ की आप लोगों की देखी कि जिन भाइयों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो दूर से तमाशा देख रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र हो गई है, उनको समझ में आ रहा है, वो इधर बैठे हैं। जिनको मोर्चे पर चलना है, मैदान में जाना है जंग के लिए, जिनको संघर्ष करना है, वो दूर से जैसे गांव में होली नहीं होती, वो अपनी अपनी ताप लो और इसके बाद घर आ जाओ। तो होली जला तापने के लिए तो नहीं हम लोग आए, हम अधिकारों के लिए आए। जान लो, तुम्हारे भी बीवी होगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारा भी परिवार होगा। ये दरी में जितने बैठे, मैं उतने को ही अपना मान रहा हूँ। अभी जो बाहर है उसको नहीं मान रहा। क्यों? मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैंने कुछ लेना नहीं है आपसे, देने के लिए आया हूँ। तो जिसके अंदर पात्रता होगी वो लेगा, वो चलेगा। जिसको अभी समझ में नहीं आया है वो अगले जुम्मे को आना, तब समझ लेना। अगले जुम्मे को समझ में ना आए तो अगले साल के जुम्मे को आना, आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखोगे तो अभी मोदी जूता लेकर खड़ा है, मार रहा है। जब उसके जूते से डर पड़ जाएगा तो फिर उधर राहुल गांधी की तरफ देखेंगे, वो भी जूता लेके मारेगा। तो जूता तो खाना है हमारे लोगों, तो जूता खा करके हमारे लोग अगर समाज के आना चाहते हैं तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। साथियों, हमारे समाज में जो पार्टियां बनाई गई, ये एससी की पार्टियां और बैकवर्ड की, ये भी वही काम कर रही हैं और ये लोग भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे गडरिया भेड़ों को चराता है, वही उसी तरीके से ये लोग भी चराने का काम हमारे लोगों को करते हैं। सीजन पर आकर मांगते हैं वोट दे दो, और वोट देने के बाद वो कहते हैं 5 साल देखता भी नहीं ऐसे पलट करके, और चला जाता है। और चला जाने के बाद पूछता नहीं है कि हमारे समाज के क्या हालात है, और वो हमारी समाज की जो पीड़ा है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है।
तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए भी हमें जागरण करना होगा और जागरण करके हमें संघर्ष करना होगा। संघर्ष के लिए ये विचारधारा, ये कार्यक्रम आपको बताया जा रहा है। आपको क्या संघर्ष करना है ये आखिरी बात बता करके खत्म करता हूं। आपके गांव में वो जो गडरिया है वो भेड़ों को बेचने से पहले ये बताता पूछता नहीं है कि आपको बेचूं कि नहीं बेचूं। हमारे लोग देख रहे हैं, देखते होंगे, गडरिया जो चराता है वो कोई खरीदने वाला आता है, उसके जेब में पैसा खत्म हो जाता है तो 2-4 भेड़ पकड़ता है और बेच देता है, खर्चा चलाता है। ऐसा ही हमारे समाज के ये नेता कर रहे हैं। हमारे लोगों ने बोरा भर भर के इनको वोट दिया, इनकी झोली भर भर के वोट दिया, इन्होंने जा करके वहां बेचने का काम किया। जिन मनुवादियों से हम पीड़ित हैं, जिन पार्टियों ने हमारे लोगों का सत्यानाश किया, ये उन्हीं के पिछलग्गू, चमचे और दलाल बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हमारे समाज के नेताओं का जो चरित्र है वो बदल गया है। जैसे गांव में कहते नहीं है, वो कहावत है, गांव में लोग ज्यादा कहते हैं कि हाथी के जो दांत हैं वो खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना कहावत में। जब आदमी का चरित्र बदल जाता है तो आदमी कहता है कि ये दोहरा चरित्र का आदमी है, ये खाने के दांत इसके अलग है, दिखाने की अलग है। तो वो जो मसल है वो कभी असल हुआ करती थी। जब कोई मसल बनती है वो हजारों साल में, 100 साल, 500 साल तक वो मसल चलती रहती है, वो धीरे धीरे चलते चलते असल हो जाती है। क्योंकि वो जो मसल होती है वो असल ही होती है, क्योंकि लोग देखते हैं ना, उसी हिसाब से मसल बनाते हैं। तो कहा हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं। आज हमारे समाज के नेताओं का ये चरित्र बन गया है। इसलिए मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बात को गांठ बांध लो कि अब आपको क्या करना है। आखिरी बात, इसके बाद बंद कर। आखिरी बात यह है कि जब आपके चुनाव के समय पर जब नेता आएगा, वो भी बुलाएगा जैसे हम लोगों ने बुलाया, आप लोग इकट्ठा हो जाओगे। वो कहेगा देखो हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया। और पता है ज्यादातर क्या कहते हैं, पेंशन लगवा देंगे, तुम्हारी कट गई है ना चाचा, लगवा देंगे, चिंता ना करो, वोट देना और दिलवाना। हाँ, वो होता नहीं है। वो बोलता है चाचा तुम्हारा पेंशन, वो उम्र देखता है, हाँ बूढ़ा हो गया है ना, तो चाचा तुम्हारा पेंशन लगवा देंगे। नया लड़का आएगा तो बोलता अरे यार ऐसा है, वो बीजेपी की सरकार थी ना, इसलिए हमारी सरकार आएगी तो नौकरियों का रास्ता खोल देंगे, दरवाजा तुम लोग। उसको बोलता है लग जाओ काम पर, ऐसा बोलता है। फिर कोई आया दुनी दुखिया, बाबूजी गांव का प्रधान हमारी बात सुनता नहीं है, वो हमारा राशन कार्ड ही काट दिया है। तो कहता है राशन कार्ड भी बन जाएगा, सरकार आ जाने तो सब कुछ आपका कल्याण पूरा कर देंगे, ऐसा बोलता है, पूरा कल्याण कर देंगे। तो उसको बोलना, क्या बोलना, बाबूजी, नेताजी आपने पहले हमारा बहुत कल्याण किया हुआ है, अभी भी आप आगे हमारा कल्याण करोगे, ऐसा हम आप पर भरोसा करते चले आ रहे हैं, करते चले यार। जो बता रहा हूँ एजीटी सुन लेना, ऐसा ही बोलना। आप पहले हमारा बहुत कल्याण किया, आगे भी आप हमारा कल्याण करेंगे और कल्याण करते चले आ रहे हैं और हम आपको वोट देते चले आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है नेताजी कि अभी बहुत हो गया है, हम आप पर भरोसा करते हैं, वोट दे देते हैं, लेकिन आप भी तो अपनी कोई गारंटी दो। वो कहेगा क्या गारंटी दो, आप बोलना नेताजी गारंटी दो। तो वो कहेगा क्या गारंटी दे, तो उसको बोलना एक ही बात, नेताजी आप जो कल्याण करने के लिए जो पर्चा छाप कर लाए हो, इसको 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे नोटरी करा करके और ऐसा पर्चा छपवा करके लाखों पर्चे समाज के अंदर बांट दो, और वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं। फोटो कॉपी आ गया है तो हमने आप पर भरोसा किया, अगर आप 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे दोगे तो आपका भी गारंटी हो जाएगा, हम तो भरोसा करते ही हैं। तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा पहले से मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें तो मालूम है ना क्या होने वाला है। वो कहेगा ऐसा है, मैं पार्टी के हाई कमान से बात करता हूँ, ऊपर, तो आप कहना ऊपर बात कर चाहे नीचे बात कर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेताजी हम तो आपको जानते हैं,
यही है ना, ऐसा ही बोलना। नेताजी हम तो आपको जानते हैं, तो वो कहेगा अच्छा ऐसा है, अगले गांव में जाना है, अभी मीटिंग करना है, थोड़ा जल्दी में है, तो समझ जाना कि ये यहाँ से खिसकना चाहता है। हो गई गारंटी, पता चल गया ना, तुरंत टेस्ट हो जाएगा। तो उसको बोलेगा जल्दी में है, अभी जाना चाहते हैं, तो उसको एक ही बात बोलना, नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार, अब की बार दूर से नमस्कार। वो कहेगा मतलब तो बता देना कि इस बार गांव के अंदर वोट लेने मत आना, अगर आना तो 100 रुपए की स्टैम्प पेपर में गारंटी अखबार लेकर आना, पेपर लेकर आना, हम आपको वोट देंगे। वो लाने वाला नहीं है। ये है, ये जो हाथी है ना, नेता बन गए सफेद हाथी हैं, इन पर नकेल डालो। अगर बैल को, सांड को अगर काबू में करना है तो उसको नथ पहनाई जाती है। वो नाथ बोलते क्या बोलते, नाथ पहनाओ इन नेताओं को, वरना इस देश के अंदर हमारी सारे अधिकार छीनते चले जा रहे हैं और ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो आप उसका कॉलर मत पकड़ो नेता का, उसको झापड़ मत मारो, इतना तो कर सकते हो। मैं छोटी लड़ाई बता रहा हूँ, ज्यादा आपको ज्यादा नहीं करना, बाकी हम लोग लगे हुए हैं, आपको इतना ही करना है। नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार, ज्यादा इगिर दिगिर करे और इधर उधर की बात करे तो उसको बोलना नेताजी एक बार और, अब की बार अंतिम संस्कार। वो कह गए तो उसको बोलना हम आपकी राजनीति का अब अंतिम संस्कार इस बार कर देंगे। क्यों? तो बोलेगा क्यों? तो उनको बोलना हमको हथियार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हम मालिक हैं, तुम हमारे नौकर हो, हम चाहेंगे तो तुम्हें राजा बनाएंगे और नहीं चाहेंगे तो तुमको राजा नहीं बनाएंगे। इसलिए नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार, बस इतना ही करना है आपको, ज्यादा नहीं झगड़ना है, कुछ नहीं करना। तो इतना तो साधारण से कह सकते हो ना, कोई जिला खारिज तो कर नहीं देगा। आपने कोई असंवैधानिक बात तो उसको बोली नहीं है, तो ये समझने की जरूरत है। ये दावपेच का मामला है, ये रणनीति है, युद्ध की भी एक रणनीति होती है। मैंने आपको बहुत आसान रणनीति बताई। एक मेहनत से काम होता है, ताकत से काम होता है, एक टेक्निक से काम होता है। मान लो नेताजी ने लिख करके दे दिया, मैंने मान लिया, चलो दे दिया, देने के बाद अगर कुछ नहीं किया तो क्या होगा? वो 2-4 लोग इकट्ठा होकर के वो कोर्ट में जाकर के नेताजी के खिलाफ केस कर देंगे। जब केस कर देंगे तो नेताजी जेल में चले जाएंगे। अगर आप लोग नहीं गए डर के मारे या दबाव से या कोई कारणवश, तो हमारे जैसे पागल तो घूम ही रहे हैं। हम ही उठाएंगे 2-4-10 लोगों को और कहेंगे चलो हम देते हैं तुमको व्यवस्था, करो, नेताजी को अंदर ठोको। तो ये जो अखाड़े के पहलवान बने हुए हैं, इन अखाड़े के पहलवानों को अखाड़े देनी होगी, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। तो मेरे लोगों, इतनी समझदारी और होशियारी और चालाकी पैदा करो। अब भोले शंकर बनने से काम चलने वाला नहीं है। हमारी शिक्षा चली जा रही है, हमारी संपत्ति चली जा रही है, हमारे लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और इस आगे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये देश नरेंद्र मोदी ने पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है। किसान मारा मारा घूम रहा है, मजदूर मारा मारा घूम रहा है, नौजवान मारा मारा घूम रहा है। ये ना घूमे, इसलिए इन बेलगाम जो सफेद हाथी हैं, इन बेलगाम हाथियों पर नकेल कसने का काम शुरू करो। जब तक नेताओं पर लगाम नहीं लगाओगे तब तक आपकी कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप ऐसा करोगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।